वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2020 में एमएस यूनिवर्सिटी में जो पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था, इंटरनल एग्जाम, जहां पे आपके पास 30 एमसीक्यू थे। तो उस सारे एमसीक्यूज के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, मिस्टर अनिल, एज 68 ईयर, हैज अर्न इंटरेस्ट ऑफ ₹21,000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट with the bank and 28,000 from fixed deposit. How much deduction shall be available to him under section 80 TTB for the assessment year 2021? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर डिडक्शन क्या है हमारे पास अंडर सेक्शन 80 TTB। ये वाला डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। दैट मीन्स जिसकी एज अबाउ 60 ईयर होती है उसके लिए ही ये डिडक्शन अवेलेबल किया गया है। अब कहीं से भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, चाहे वो बैंक से हो, कोऑपरेटिव बैंक से हो, या तो फिर पोस्ट ऑफिस में हो, या चाहे रिकरिंग अकाउंट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, या फिर सेविंग अकाउंट हो, कहीं से भी अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो अप टू 50,000 आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। बट यहां पे कितना डिडक्शन मिलेगा? 21,000 यस और 28,000। तो टोटल करो 21,000 प्लस 28,000, हमारे पास टोटल होता है 49,000। तो हमारे पास 80 TTB के तहत टोटल डिडक्शन अवेलेबल रहेगा 49,000। बट सर अगर इन दोनों का टोटल करें और अगर टोटल 52,000 हुआ तो कितना डिडक्शन मिलेगा? तो ओनली एंड ओनली 50,000, क्योंकि 80 TTB मैक्सिमम लिमिट है 50,000। तो 49,000, सो डी इज द फाइनल आंसर। सेकंड वन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ मिस्टर अमिताभ। लिक्विड एसेट 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 10 लाख, रियल प्रॉपर्टी 20 लाख, पर्सनल प्रॉपर्टी 5 लाख, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 1 लाख, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 4 लाख। सॉल्वेंसी रेशियो पूछा है, तो सॉल्वेंसी रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगी? सिंपल है बच्चों, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल असेट, और परसेंटेज में पूछा है तो इनटू 100। तो सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना रहेगा कि सर नेटवर्थ क्या है हमारी। नेटवर्थ दैट मींस टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो मैं सिंपल फाइंड आउट कर लेता हूं यहां पे, नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट, लिक्विड असेट 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 10 लाख, रियल प्रॉपर्टी 20 लाख, पर्सनल प्रॉपर्टी 5 लाख। तो असेट कितनी होगी? 5 लाख प्लस 10 लाख 15 लाख, प्लस 20 लाख 35 लाख, प्लस 5 लाख और 40 लाख। तो टोटल असेट हो रही है हमारे पास यहाँ पे 40 लाख की असेट हो रही है। और टोटल लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी अवेलेबल है। तो टोटल लायबिलिटी हमारे पास होगी 5 लाख। तो देखने जाए तो नेटवर्थ हमारे पास होगी कितनी? 35 लाख। तो सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं, 35 लाख हमारे पास है नेटवर्थ। टोटल असेट है 40 लाख इनटू 100। चलो बच्चों आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो साथ में। 35 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100, तो आंसर मिल रहा है 87.5% सॉल्वेंसी रेशियो। तो देखो 87.5 बी में मिल रहा है, तो हमारे पास होगा बी इज द करेक्ट आंसर, 87.5%। देन आफ्टर कैलकुलेट सेविंग रेशियो ऑफ मिस्टर वरुण फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टैक्स पेड बाय मिस्टर वरुण 12,000 ड्यूरिंग द ईयर, इनकम बिफोर टैक्स 9 लाख, कैश सरप्लस 6,45,000। इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और फाइंड आउट करने को बोला है सरप्लस, दैट मींस सेविंग रेशियो। तो चलो सेविंग रेशियो की फॉर्मूला लिखते हैं। सेविंग रेशियो इज इक्वल टू, जितनी भी हमारे पास कैश सरप्लस है वो कैश सरप्लस
डिवाइडेड बाय करना होगा इनकम आफ्टर टैक्स ईएम को इनटू 100। कैश सरप्लस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं 6,45,000। इनकम बिफोर टैक्स है आपके पास 9 लाख, बट उसमें से अगर आप टैक्स देखें तो 12,000 टैक्स पेमेंट कर चुके हम लोग, तो 9 लाख माइनस 12,000, तो हमारे पास रहेगा 8,88,000 इंटू 100। कैलकुलेट करो, जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर 6,42,000 सरप्लस डिवाइडेड बाय इनकम आफ्टर टैक्स 8,88,000 इंटू 100, आंसर मिल रहा है 72.63 या 64%। तो कहां पे ऐसा मिल रहा है 72.63%। तो D is the final answer and correct answer is D, 72.63%. Fourth one, Mr. Dev paid 3,000 and 5,000 for preventive health checkup of his spouse and mother age 65 year respectively during the previous year 1920. Find out deduction under section 80D. अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D क्या है ये आप पूरा डिटेल में समझ सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले वो समझ लो कि डिडक्शन 80D क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू आपके पास होने वाला है। अभी यहाँ पे शॉर्ट में मैं बोलूं ना तो 80D मेडिक्लेम के रिलेटेड है। दैट मींस आप अपनी फैमिली के लिए जो मेडिक्लेम पेमेंट करते हैं, क्या लिमिट है, कैसे फैमिली को डिवाइड किया जाता है, बट यहाँ पे ये पूरा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे डिस्कस करूंगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, खुद की फैमिली हो या फिर पेरेंट्स की फैमिली हो, मैक्स टू मैक्स 5,000, उससे ज्यादा नहीं काउंट करेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में। तो यहाँ पे देखें तो 3,000 खुद के लिए, दैट मींस खुद की मिस्टर देव 3,000 पेमेंट किया गया है, वो उसकी वाइफ के लिए पेमेंट किया गया है, और जो 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो उसकी मदर के लिए पेमेंट किया गया है। बट यहाँ पे खुद की फैमिली के बारे में बात करें या फिर पेरेंट्स की फैमिली में, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000, उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर होगा डी, 5,000 इज द करेक्ट वन। फिफ्थ वन, which of the following statement is not correct for the deduction in respect of interest on deposit in case of senior citizen, section 80 B for the assessment year 2021। सिंपल सा है, मैंने ऑलरेडी पहले ही एमसीक्यू में बोल दिया हुआ है, अंडर सेक्शन 80 बी सीनियर सिटीजन के लिए है, और किसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से कितना इंटरेस्ट मिलता है तो हमको डिडक्शन अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट वन, द असेसी इज अ सीनियर सिटीजन, ऑब्वियसली 80 बी सीनियर सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है। सेकंड वन, तो ये तो करेक्ट है, हमको तो रॉन्ग फाइंड आउट करना है। सेकंड वन, इट मे बी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट और एनी अदर इंटरेस्ट। भाई सही है, सेविंग अकाउंट हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट हो, यहाँ पे काउंट हो जाएगा, तो ये भी सही है। His income include interest on deposit with बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये भी बात सही है, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस में से इंटरेस्ट मिल रहा है, सही बात है। तो सी भी हमारे पास करेक्ट हुआ। हमको पूछा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली हमारे पास बचा क्या, डी, बट देख लेते क्यों। द असेसी कैन क्लेम द डिडक्शन व्हिच इज इक्वल टू 60,000 और द अमाउंट एफर्ट सेड इंटरेस्ट व्हिचएवर इज लोअर। नहीं भाई 60,000 नहीं, लिमिट 50,000 की है, तो यहाँ पे डी हमारे पास होगा रॉन्ग आंसर, इसीलिए वही होगा हमारे लिए करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हिच वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दैट मींस ऊपर के तीन तो करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट कौन सा हमारे पास, डी, तो डी होगा हमारे पास सही आंसर। देन आफ्टर सिक्स्थ वन, what will be the amount deductible under section 80GG for the assessment year 2021। 80GG किसके रिगार्डिंग है, तो क्या हम लोग जो रेंट पेमेंट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो 80GG में आपको कितना डिडक्शन अवेलेबल रहेगा, 5,000 पर मंथ, सही है। 25,000 ऑफ टोटल इनकम, वो भी सही है।
excess of actual rent paid over 10% of total income, वो भी सही है, but list of the following is the most appropriate answer. That means इन तीनों में से जो आपका सबसे कम वाला आंसर आएगा वो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG में अवेलेबल रहेगा. 7th one, which of the following is or are planned to achieve a financial goal? अपने ने जो फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं उसके लिए हमारे पास कौन से फैक्टर अवेलेबल रहेंगे? असेट एक्विजिशन प्लानिंग, सही बात है, हम असेट एक्विजिशन करने का प्लानिंग कर रहे हैं, दैट मींस असेट परचेज करने का, वो भी सही है. लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस प्लानिंग, वो भी करना होता है. एम्प्लॉय बेनिफिट प्लानिंग, तो हमारे पास आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. 8th one, मिस्टर सुंदरम, एज है 50 ईयर, इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ही annually deposit a sum 20,000 with LIC to maintenance of his fully blind grandmother who is totally dependent upon him. चलो, अगर फैमिली का कोई बंदा या बंदी हमारे ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होता है तो हमारे लिए डिडक्शन अवेलेबल रहेगा 80DD. बट वहां पे आप उसके पीछे कितना एक्सपेंस कर रहे हो डजंट मैटर. यहां पे आपको सिर्फ एक फिक्स अमाउंट दी गई है, या तो फिर 75,000 या तो फिर 1,25,000. तो वो अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो कि आपके जो डिसीज होते हैं वो डिसीज के परसेंटेज के क्राइटेरिया क्या है? क्या अबाउ 40% है, क्या अबाउ 80% डिसीज है, उसके डिपेंड्स होता है. बट यहाँ पे अपनी फैमिली में हम ग्रैंड मदर को इंक्लूड नहीं करते. तो अगर आपकी ग्रैंडमदर आपके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है बट फिर भी आपको 80DD में अलाउड नहीं मिलेगा, चाहे वो 75,000 हो या फिर 1,25,000 हो, वो डिपेंड्स करता है परसेंटेज पे. अगर डिसीज के परसेंटेज है, डिसेबिलिटी के परसेंटेज है 40 अबाउ तो 75,000, 80 अबाउ है तो 1,25,000. बट यहाँ पे ग्रैंडमदर, तो फैमिली मेंबर्स में हम ग्रैंड मदर को 80DD में इंक्लूड नहीं करते. तो क्वेश्चन बोला है टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम, अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ मेडिकल अथॉरिटी इज सबमिटेड, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD? कुछ नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि ग्रैंड मदर को 80DD में फैमिली में इंक्लूड ही नहीं करते हम लोग. तो हमारा आंसर होगा सी, नी. Mr. A is the resident individual. His total income in the previous year 18-19 for 75 lakhs. The rate of surcharge applicable on a income tax. अब क्या होता है, ये सरचार्ज है, सेस है, टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं. बट अभी करंट की बात करें तो अगर आपकी सैलरी, आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 lakhs है तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 10%. कहां तक? अगर आपकी 1 करोड़ तक सैलरी जा रही है, 1 करोड़ तक इनकम जा रही है, दैट मींस अगर आपकी इनकम 50 lakhs to 1 करोड़ है तो जो भी टैक्स आ रहा है ना उसके 10% आपको सरचार्ज पेमेंट करना रहेगा. तो यहाँ पे 75 lakhs है तो सरचार्ज का रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? 10%. देन आफ्टर 10, कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ अ सेविंग अकाउंट एज ऑन 31st December 2020. 31st December 2020 का बैलेंस फाइंड आउट करना है. 1st December बैलेंस ऑलरेडी 70,000 का है, 2nd December सैलरी डिपॉजिट हुई है अकाउंट में, 3rd December इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, 15 December को लाइट बिल पेमेंट किया गया है कैश में, 17 December को इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट की गई है पेटीएम से, 25th December को परचेज किया गया फ्रिज बाय द डेबिट कार्ड. तो देखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बैलेंस से कितना रहेगा बैंक अकाउंट में. तो सबसे पहले ये देख लो कि वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर हमारे पास बैलेंस कितना था बैंक में? 70,000 का तो ऑलरेडी बैलेंस अवेलेबल है. अब करना क्या है, अगर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो प्लस करो, अगर बैंक में से पैसे जा रहे हैं तो डिडक्ट कर लो. तो सेकंड डेट को क्या बोला है? सैलरी डिपॉजिट हुई है बैंक में, तो हमारे पास प्लस 45,000 बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. देन आफ्टर 3rd December को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो वहां पे भी बैंक का बैलेंस प्लस हो जाएगा 10,000. देन आफ्टर 15 December को लाइट बिल पेमेंट किया गया. सर लाइट बिल पेमेंट करते हो तो हमारे पास बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, पर बच्चों कैश में पेमेंट किया गया है तो बैंक बैलेंस में कुछ अफेक्ट नहीं होगा. 17 December इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट बाय पेटीएम. ऑब्वियसली हम
किसी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड का पेमेंट कर रहे हैं कुछ एप्लीकेशन से, गूगल पे है, पेटीएम है, अगर ऐसी कुछ एप्लीकेशन से पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे बैंक बैलेंस में से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो माइनस कर दे हम लोग 4000 बैलेंस डिडक्शन। तो और यस 25 दिसंबर को भी है क्रिसमस के दिन, परचेज फ्रीज ऑफ डेबिट कार्ड से पेमेंट किया गया होगा तो सीधा बैंक में से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास 20,000 और डिडक्ट हो जाएंगे। तो जो बचेगा वो हमारे पास होगा क्लोजिंग बैलेंस। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। 70,000 मेरे पास ऑलरेडी थे, 45,000 की सैलरी क्रेडिट हुई है तो 1,15,000 हो गए, 10,000 कहीं पे इंटरेस्ट हमको मिल रहा था तो 1,25,000, 4,000 का कुछ पेमेंट किया था, लाइट बिल ऐसा कुछ पेमेंट किया था 4,000 का, और देन आफ्टर 20,000 जो पेमेंट किया गया था वो फ्रीज का। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 1,01,000। तो 1,01,000 आंसर मिल रहा है हमारे पास बी ऑप्शन में। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 1,01,000। देन आफ्टर 11th, from the following information calculate liquidity ratio for the Mr. Ayushman as on 31st December 20. Cash balance 1 lakh, balance in saving account 3 lakh, outstanding rent 20,000, outstanding telephone bill 5,000, installment of home loan due within the year 1,75,000, telephone expense paid 7,200। चलो लिक्विडिटी रेशियो बोला है, लिक्विडिटी रेशियो की फॉर्मूला क्या होगी, सिंपल है। लिक्विडिटी रेशियो दैट मींस करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बट यहां पे आप देखने जाए तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए ना वो सारे ऑप्शन परसेंटेज में, तो यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। अगर आपके पास रेशियो में दिया गया है दैट मींस 2.1 ऐसा दिया गया है तो इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है। बट ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है इनटू 100 परसेंटेज में, तो मैं यहाँ पे इनटू 100 कर रहा हूँ। सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा करंट असेट। कैश बैलेंस मेरी करंट असेट हो जाएगी 1 लाख, बैलेंस इन अ सेविंग अकाउंट वो भी मेरी करंट असेट हो जाएगी, तो 3 लाख और 1 लाख 4 लाख। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास और कोई असेट तो है नहीं, तो यहाँ पे करंट असेट होगी मेरी 4 लाख। अभी करंट लायबिलिटी की इस बात करते हैं। करंट लायबिलिटी देखने जाए तो आउटस्टैंडिंग रेंट है 20,000, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल है 5,000, तो 20,000 एंड 5,000 25,000 करंट लायबिलिटी। इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर रहे हैं 1,75,000, तो इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर तो वो भी करंट लायबिलिटी में कैलकुलेट होगा। तो करंट लायबिलिटी कैलकुलेट हो रही है 2 लाख इनटू 100, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 200 परसेंटेज। दैट मींस अपनी जो करंट लायबिलिटी है उससे 200 परसेंटेज करंट असेट है अपने पास, तो हमारे पास आंसर होगा फाइनल आंसर सी 200 परसेंटेज। 12th, calculate the total long term liability as on 31st December 20 from the following information। अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो जितनी भी आपके पास लोन है और जिस डेट को पूछा है वही लोन को आपको कंसीडर करना है। तो बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 20 को तो उसको तो मैं देखूंगा नहीं, बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर को पूछा है तो वही बैलेंस में से लॉन्ग टर्म क्या है, लायबिलिटीज क्या है हमारे पास, वही मैं कंसीडर करूंगा। आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन यस, मैं साथ साथ में कैलकुलेशन भी कर देता हूं। 3,50,000 है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लोन। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग कार लोन, यस लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगी आपके पास प्लस 20,000। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग होम लोन, तो होम लोन भी आपके पास 80,000 की पड़ी है। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, नहीं भाई टेलीफोन बिल लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म है, करंट लायबिलिटी है, विद इन 1 मंथ 2 मंथ में आपको पेमेंट करना ही रहेगा, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट को भी मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि वो भी 1 मंथ और 2 मंथ में तो ऑब्वियसली पेमेंट करना रहेगा। तो फाइनल आंसर हमको मिल रहा है 4,50,000, जहां पे मैं सब मेरे पास जो भी लोन का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है उसका मैंने टोटल कर दिया, तो मेरे पास आंसर मिल रहा है डी 4,50,000। 13th one, from the following information calculate a real property of Mr. Ritik। रियल प्रॉपर्टी क्या है पहले ये समझ लो। रियल प्रॉपर्टी दैट मींस आप अपनी प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मैं बोल सकता हूं।
तो उसका ही टोटल करना है। टेलीविजन नहीं, टेलीविजन इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन भी काउंट नहीं होगा, टू व्हीलर एक्टिवा भी काउंट नहीं होगा। लैंड, यस, लैंड इज अ रियल प्रॉपर्टी 25 लाख। कैश बैलेंस वो तो लिक्विड असेट है तो उसको नहीं। बैलेंस इन अ सेविंग अकाउंट 3 लाख, तो वो भी लिक्विड असेट है तो वो भी हम काउंट नहीं करेंगे। रेसिडेंशियल हाउस, यस 20 लाख। तो लैंड एंड रेसिडेंशियल हाउस आर द रियल प्रॉपर्टी। तो 25 lakhs प्लस 20 lakhs, हमारे पास आंसर मिल रहा है 45 lakhs। तो सी इज द करेक्ट वन। 14th वन, मैच द फॉलोइंग। कैश बैलेंस दिया गया है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, पेंशन फंड है, क्लोथ है। राइट साइड पे रियल प्रॉपर्टी, पर्सनल इन्वेस्टमेंट और लिक्विड एसेट। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैश बैलेंस ऑब्वियसली आपके पास लिक्विड एसेट कहलाएगी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इसके ऊपर वाला एमसीक्यू में ही हमने बात की, रियल प्रॉपर्टी काउंट होगी। पेंशन फंड वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। क्लोथ पर्सनल प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैच कहाँ हो रहा है जहां पे कैश कनेक्ट कर रहा है लिक्विड एसेट के साथ, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कनेक्ट कर रही है रियल प्रॉपर्टी के साथ, पेंशन फंड कनेक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट के साथ, और क्लोथ पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ। ऐसा ऑप्शन कनेक्ट हो रहा है डी में, तो हमारे पास होगा डी इज द राइट वन। तो डी हमारे पास होगा करेक्ट आंसर। 15th, the amount of money you have left after selling all your own asset at their estimated fair market value and paying off all your liabilities। सिंपल है, क्या पूछा है पता है? अगर मैं अपनी सारी असेट बेच भी दूं मार्केट वैल्यू से, और जो भी मेरे पास पैसे रियलाइज होते हैं उसमें से मैं अपनी सारी लायबिलिटी पेमेंट कर लूं, तो मेरे पास जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली नेट वर्थ, असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो मेरे पास रहेगी नेट वर्थ। तो बी इज द परफेक्ट आंसर। 16th वन, द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑन अ पर्सन इन सच अ वे द टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड इन द लीगल वे। अगर मैं लीगल वे से कुछ प्लानिंग कर रहा हूं जहां पे मेरी टैक्स लायबिलिटी में रिड्यूस करने का प्लानिंग कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? टैक्स इवाजन। नहीं भाई, वो तो इनलीगल है टैक्स चोरी करना। तो टैक्स अवॉइडेंस वो भी इनलीगल है। टैक्स प्लानिंग बोलेंगे, तो सी इज द करेक्ट वन। तो सी इज द राइट आंसर। 17th वन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट सर्विस रेशियो ऑफ मिस आलिया भट्ट। टोटल लोन पेमेंट है 4,80,000, ग्रॉस इनकम है हमारे पास 12 लाख। तो सिंपल सा कैलकुलेशन कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पूछा है डेब्ट सर्विस रेशियो। आप जो भी लोन पेमेंट कर रहे हो, लोन पेमेंट लिख सकते हो, लोन पेमेंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस इनकम कंसीडर करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। लोन पेमेंट पूरे साल में लोन कितना पेमेंट कर रहे हैं वो देख लो। लोन पेमेंट अपने पास है 4,80,000, 4,80,000। और ग्रॉस इनकम दैट मींस बिफोर टैक्स ही चाहिए हमको 12 lakhs ऑलरेडी दिया गया है इनटू 100। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 lakhs इनटू 100। 40% आंसर आ रहा है। अगर अंदर ऑप्शन दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया है तो अपना आंसर राइट है, समझ लेने का। 40% बी इज द करेक्ट आंसर। 18th वन, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अक्षय। एज है 88 ईयर। For the assessment year 2021, his net income 17,50,000। अगर किसी बंदे की इनकम 17,50,000 है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? 17,50,000। बट मैटर करता है एज क्या है उसकी। एज है 88 ईयर। दैट मीन्स आप समझ सकते हो यहाँ पे कि ये जो बंदा है वो सुपर सीनियर सिटीजन है। हमारे पास क्लासिफिकेशन किया गया, अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो बिलो 60 ईयर अगर एज है, 60 to 80 ईयर अगर एज है तो सीनियर सिटीजन काउंट हो गए। अप टू 80 ईयर एज है तो सुपर सीनियर सिटीजन काउंट हो गए, जहां पे आपको 5 लाख तक का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो टैक्स लायबिलिटी में कैलकुलेट करता हूं अप टू 5 lakhs, कुछ भी आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना है। बट स्लैब हमारा एप्लीकेबल हो रहा है 5 लाख टू 10 लाख। जो भी डिफरेंस होगा वहां पे मैं 20% पेमेंट करना रहेगा।
10 लाख के ऊपर अगर मेरी इनकम गई, बट इनकम जा रही है 17,50,000, तो वहां पे 30% टैक्स पेमेंट करना रहेगा। तो पहले ये कैलकुलेशन कर देते हैं। 5 लाख टू 10 लाख, दैट मींस 5 लाख का डिफरेंस हो रहा है, तो 5 लाख के 20%, दैट मींस 1 लाख यहाँ पे टैक्स हो रहा है। अभी 10 लाख टू 17,50,000, तो 7,50,000 पे कैलकुलेट करना है 30% टैक्स। 30% टैक्स, दैट मींस 2,25,000, तो 3,25,000 टैक्स हो गए। अब बात करते हैं, क्या यहाँ पे आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल है? नहीं। बट सर क्या है रिबेट? ये आपको क्या करना रहेगा, पहले ये पूरे जो भी स्लैब्स है, अलग अलग रिबेट कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, तो उसका वो भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार रिफर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। बट रिबेट अवेलेबल है अप टू 5 लाख, अगर 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो। बट इनकम तो 17,50,000 है, तो रिबेट अवेलेबल नहीं होगी। बट यहाँ पे बच्चों सरचार्ज भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी आप देखा था सरचार्ज अगर आपकी इनकम मोर देन 50 लाख है तो ही सरचार्ज आपको एप्लीकेबल रहेगा। बट ऑब्वियसली 4% जो सेस लगेगा वो तो लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 3,25,000 जो हो रही थी उसके ऊपर 4% सेस लगेगा, तो 13,000 सेस हो रहा है। तो टोटल इनकम देखने जाए तो इनकम पे टैक्स लगेगा 3,38,000 का टैक्स पेमेंट करना रहेगा। तो 3,38,000 टैक्स लायबिलिटी डी, तो डी आंसर मिल रहा है फाइनल 3,38,000। 19th one, in the preparation of a personal financial statement, which one of the following cannot be classified in the category of investment? चार ऑप्शन दिए गए, इन्वेस्टमेंट में कौन से कैलकुलेट नहीं होगा? पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट गिना जाता है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रियल प्रॉपर्टी गिना जाता है, तो ये इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स भी इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पास कौन सा इन्वेस्टमेंट नहीं है? बी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 20, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है उसका आपको डिसीजन लेना है। फिनेंशियल प्लानिंग इज द डायनेमिक प्रोसेस, यस वो आपके लिए चेंजेबल है, जैसी सिचुएशन फैमिली में जनरेट होती है उस हिसाब से आप फैमिली प्लान मतलब फिनेंशियल प्लान चेंज कर सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट इन पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रिपेयर ऑन द कैश बेसिस, ऑब्वियसली जो हमने कैश पेमेंट किया गया होगा, जो हमको कैश रिसीव हो रहा है उसके हिसाब से ही पेमेंट करना रहेगा। देन आफ्टर on one of the goal of personal financial planning is accumulation of wealth, financial planning का एक गोल है जो wealth क्रिएट करना है, तो वो भी सही है। that means सारे के सारे आंसर हमारे पास राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। मैच 21, मैच द फॉलोइंग। 80E एजुकेशन के लिए अवेलेबल है, 80E इंटरेस्ट के लिए ही अवेलेबल है, वो भी 80TTA इंटरेस्ट के लिए अवेलेबल है, बट कौन सा इंटरेस्ट? अगर आपकी एज बिलो 60 ईयर है और बैंक में अगर सेविंग अकाउंट ओपन करवाया पोस्ट ऑफिस में तो उसके रिगार्डिंग। अगर 80U खुद अगर समझो कि डिसेबल है, डिसीज है, कुछ हैंडीकैप है, तो खुद के लिए अवेलेबल रहेगा। तो देखते हैं फर्स्ट वन, मैं आंसर राइट साइड पे रीड करता हूं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, हमारे पास आंसर होगा 80TTA। डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के लिए होगा 80U। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 80EE। बट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए होगा 80E वाला पॉइंट। तो हमारा आंसर कनेक्ट कहां हो रहा है? 80E एजुकेशन के साथ, तो सब में डी तो लग रहा है, ओके। 80EE रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के साथ तो कनेक्ट कर रहा है सी, तो बी और डी आंसर सही लग रहा है अभी तक। तो 80TTA बैंक इंटरेस्ट, तो डी, यस अपना फाइनल आंसर हो रहा है डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 22nd, which of the following is the not correct for the rebate under section 87A for the assessment year 2021? रिबेट कब मिलता है?
इट इज अ डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम टैक्स बिफोर कैलकुलेटिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। यस बच्चों, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स काउंट करने से पहले ही रिबेट मिलता है, बट रिबेट कब मिलता है? जब आपकी इनकम 5 लाख से कम हो तभी। A residential or individual whose net income does not exceed 5,000 can avail rebates. Yes, the amount of rebate 100% है of income tax or 12,500 whichever is less. Yes, ये भी सही है। तो यहाँ पे अपने पास तीन ऑप्शन सही है। It is deductible from income tax before calculating the health cess, तो ये वाला ऑप्शन सही है। रेसिडेंशियल अगर 5 लाख से कम है तो ही आपको मिलेगा रिबेट। कितना मिलेगा? 100% और 12,500 whichever is lower। तो यहाँ पे रॉन्ग एक भी नहीं है यार, तो डी नन ऑफ अबाउट। 23rd, in case of individual life insurance premium paid for blank is not allowed as a deduction under section 80C for the assessment year 2021 under section 80C, that means investments। सबसे बड़ा डिडक्शन माना जाता है 80C। एक तरफ 80C रखो, दूसरी तरफ 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80E, 80EE, 80TT, 80TTB सारे एक तरफ रख दो, तो 80C इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज के रिगार्डिंग जो भी आपको हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल ही जाएगा, तो आप ध्यान से समझ लेना। 80C में फैमिली में कौन कौन इंक्लूड कर रहा है? भाई हम दो, हमारे दो, बस। दैट मीन्स जो मैं खुद के नाम पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरी वाइफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट करूंगा या फिर मेरे बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो ही मेरे को यहाँ पे अवेलेबल रहेगा 80C में, नहीं तो 80C अवेलेबल नहीं रहेगा। His और her spouse, यस, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे और वाइफ अपने हस्बैंड के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर रही है तो मिलेगा। डिपेंडेंट पेरेंट्स, नहीं, पेरेंट्स यहाँ पे नहीं काउंट होंगे। डिपेंडेंट डॉटर, यस, इंडिपेंडेंट सन, यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन जो भी हो उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट वैलिड गिना जाएगा, तो बी इज द करेक्ट वन। 24th, Mr. Saruk, age 33 year, has paid a medical insurance premium for himself, खुद के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस पेमेंट किया गया है 22,000 चेक से। मेडिक्लेम इंश्योरेंस की बात करें ना तो हमारे पास डिडक्शन अवेलेबल रहेगा 80D। मैंने ऑलरेडी बोला है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार रिफर कर लेना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो हिमसेल्फ चेक से पेमेंट किया गया है 22,000, तो डिडक्शन वो तो मिलने वाला है। His wife, खुद की वाइफ के लिए पेमेंट किया गया है तो वो भी मिलेगा चेक से, क्योंकि चेक से पेमेंट किया गया है 5,000। ये मैं बात कर रहा हूं खुद की फैमिली की, पेरेंट्स की फैमिली की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। खुद की फैमिली में 22,000 प्लस 5,000 पेमेंट किया गया है। सन नॉट डिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो तो ही कैलकुलेट करना है, तो नॉट डिपेंडेंट नहीं आएगा। डॉटर है वो डिपेंडेंट है बट कैश में पेमेंट किया गया है तो कैश में पेमेंट वैलिड नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स बाय चेक, तो ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो ग्रैंड पेरेंट्स भी अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फादर और मदर की ही दूसरी फैमिली अलाउड है। तो यहाँ पे टोटल मेडिक्लेम अवेलेबल रहेगा 27,000, बट मैक्स टू मैक्स 25,000, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। यस, और प्लस 25,000 आपकी लिमिट बढ़ सकती है, बट स्टार क्या सर? स्टार दैट मींस टर्म्स एंड कंडीशन। हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की एज अगर अबाउट 60 है तो आपको ये एक्स्ट्रा एडिशनल लिमिट मिलेगी। बट एज देख लेते हैं, खुद की एज के बारे में 33 ईयर बोला है ऊपर, वाइफ की 32 ईयर है, तो यहाँ पे 27 नहीं 25,000 की लिमिट लगेगी, तो हमारे पास डिडक्शन मिलेगा 25,000, तो डी इज द करेक्ट वन। 25th, the ratio that shows the percentage of individual's degree of exposure to insolvency and how much a cushion he has a protection against the insolvency। जब insolvency that means अपनी जो नॉर्मली बोलते हैं ना असेट से ज्यादा अगर लायबिलिटी हो जाती है ना तो अपने को इंसॉल्वेंट बोलते हैं, बट इंसॉल्वेंट है सॉल्वेंट है, वो कौन सा रेशियो शो कर रहा है? ऑब्वियसली सॉल्वेंसी रेशियो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बजट्स आर, बजट क्या है?
बजट दैट मींस फ्यूचर में जो एक्सपेंस इनकम हो रही है उसके ऊपर से मैं प्रिपेयर करूंगा। तो फर्स्ट वन है अलाउड यू मॉनिटर एंड कंट्रोल स्पेंडिंग। यस, अगर मैं अभी से कंट्रोल करूंगा, फ्यूचर के बारे में सोचूंगा तो मैं फ्यूचर में कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये वाला तो सही है। बी फॉरवर्ड लुकिंग, आगे का देखना है, ये भी बात सही है। बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंस, एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर में इनकम एक्सपेंस हो रही है उसके बारे में ये भी सही है। तो डी ऑल ऑफ द अबव। 27 Mr. X is the resident individual, age 62 year है and his net income 5 lakh. Calculate the tax liability of Mr. X for the assessment year 2021. चलो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से टैक्स लायबिलिटी की मैं बात करता हूं तो एज फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकम 5 लाख है, एज 62 ईयर है। पहले मैं ये बोल दूं अगर इनकम 5 लाख तक है ना तो समझ लो कि टैक्स लायबिलिटी जीरो ही होने वाली है। क्यों? एज 62 दैट मींस सीनियर सिटीजन, तो अप टू 3 लाख तक तो आपको टैक्स पेमेंट करना है नहीं। और अगर अबाउट 3 लाख गए, 3 लाख टू 5 लाख, तो उसके ऊपर लगेगा 5%। तो इन दोनों का डिफरेंस देखने जाए तो 2 लाख हो रहा है, 2 लाख के 5% तो 10,000 तो वहां पे हो रहा है। बट समझो बच्चों, यहाँ पे मेरी टैक्स लायबिलिटी 10,000 तो हो रही है, बट सर उस पे सेस गिन लो ना 4%। तो 4% अगर सेस गिनेंगे तो 10,400 आंसर आएगा। तो सर बी इज द करेक्ट वन। नहीं बच्चों, अब रूल चेंज हो गया है, अब रिबेट मिलेगा यहाँ पे। पहले रिबेट 3,50,000 तक ही अवेलेबल था। अगर आपकी सैलरी 3,50,000 है तो ही आपको रिबेट मिल रहा था, बट अभी रिबेट कितना मिल रहा है? अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं रिबेट ले रहा हूं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट क्या बोलता है? 12,500 और 100% ऑफ टैक्स। तो 100% ऑफ टैक्स दैट मींस 10,000, व्हिचएवर इज लोअर, तो 10,000 मैं यहाँ पे रिबेट ले रहा हूं तो नील, तो सेस कुछ गिरेगा नहीं, टैक्स लायबिलिटी होगी मेरी जीरो। यहाँ पे ये नए रूल के हिसाब से है, इसलिए आपको अंदर आंसर नहीं मिलेगा। हमारे पास आंसर लिख सकते हो आप ई ऑप्शन, नील, कुछ भी टैक्स लायबिलिटी पेमेंट नहीं करनी रहेगी। 28 For the assessment year 2021, additional deduction under section 80CCD in the respect of contribution made by any individual SSC under National Pension System is available to the of 1,50,000 maximum limit है उसकी। तो B is the correct one. Which of the following statement is or are true? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट वाले हैं? Financial goals are more effective when set with a goal dates. सही बात है, कौन सी डेट को हमको गोल अचीव करना है ना वो भी हम लिख देते हैं ना, तो अपने थोड़े उस गोल के पीछे ज्यादा भागेंगे और अचीव कर पाएंगे। तो ये ट्रू है। लॉन्ग टर्म गोल आर सेट फर्स्ट फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट गोल्स। अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए गोल रखा है ना तो उसको क्या करना है? डिवाइड कर दो, छोटे छोटे गोल में अचीव करो, तो वो भी हम अचीव कर सकते हैं। तो ये भी सही है। Goal dates are the target points in the future when you expect to achieve or complete a certain financial object. Yes, goal date that means उस डेट को अपना गोल अचीव होना ही चाहिए। तो सारे के सारे आंसर सही है, तो all of the above. And last one 30, Mr. Kabil is a totally blind. How much deduction he can claim under which section for assessment year 2021? खुद ब्लाइंड है तो खुद के लिए तो 80U डिडक्शन अवेलेबल रहेगा, और यहाँ पे टोटली ब्लाइंड है दैट मींस 100%, दैट मींस 80% से अबव, तो 1,25,000 अंडर सेक्शन 80U। तो हमारे पास आंसर मिल रहा है बी, 1,25,000 अंडर सेक्शन 80U। तो ये था हमारे पास 2020 का पेपर, जो बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आ चुके हैं यहाँ पे। फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, उनके लिए भी बेनिफिटेड हो जाएगा ये। तो ऑल द बेस्ट।